अस्सलामुअलैकुम, उमर एकेडमी में खुश आमदीद। तो आज बच्चों हम आपको कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसमें चूज द राइट आंसर्स दिए हुए। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं, उसके आंसर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कौन से ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है। अब बारी बारी एक को हम स्टडी करके आपको रिवाइज भी करवा देते हैं और बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है कि ऐसा डिवाइस जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन प्रिंटर तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। प्लॉटर भी यही काम करता है कि वो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर और बार कोड दोनों इनपुट डिवाइसेज हैं और उसमें से स्कैनर करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वो किसी भी प्रिंटर के हार्ड कॉपी आउटपुट को दोबारा से डिजिटल सिग्नल्स में कंप्यूटर में इनपुट की सलाहियत रखता है। तो स्कैनर करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। दूसरी एमसीक्यूज में पूछा गया है कि वॉलेटाइल मेमोरी की क्या खासियत होती है। तो नीचे 4 खासियतें दी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कि परमानेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं। वॉलेटाइल मेमोरी परमानेंट नहीं होती बल्कि वो तो जो है अपने कंटेंट्स पावर डिस्कनेक्ट होने पे लॉस कर जाती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो उसकी करेक्ट प्रॉपर्टी है कि वॉलेटाइल मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देती है जब पावर डिस्कनेक्ट हो। सी ऑप्शन गलत है क्योंकि प्रोसेस जो है लार्ज स्टोरेज ये भी इसका काम नहीं होता और ना ही हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना इसका काम होता है। अब थर्ड एमसीक्यूज में कह रहे हैं मीडिया प्लेयर्स इनमें से क्या है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि मीडिया प्लेयर्स पर आप या तो म्यूजिक फाइल्स प्ले करते हैं या वीडियो फाइल्स प्ले करते हैं तो वो सारे एंटरटेनमेंट में काउंट होते हैं। तो ये मीडिया प्लेयर एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। फोर्थ एमसीक्यूज में आपसे कह रहे हैं कि वो प्रोग्राम्स जो कि जनरली इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर पे ताकि वो कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। तो ऐसे प्रोग्राम्स नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैनेज करता है पूरी कंप्यूटर की रिसोर्सेज को। बाकी जो प्रोग्राम्स जो दिए हुए हैं बी, सी और डी ऑप्शन के अंदर वो सारे एक एक पर्पस जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करेगा, बाकी रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। डिवाइस ड्राइवर सिर्फ एक ही डिवाइस के लिए, हर डिवाइस का अपना अपना ड्राइवर होता है तो वो सिर्फ अपने ही डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह यूटिलिटी भी प्रोग्राम एक ही मकसद के लिए होता है, बाकी काम जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकता। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जनरली सारी रिसोर्सेज को, ट्रांसलेटर को, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम को हैंडल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर है। ओके, तो फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज। अब मॉडर्न लैंग्वेजेस इसमें से क्या यूज करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं और जो ज़्यादातर जो मॉडर्न लैंग्वेजेस आज के दौर में यूज करती हैं वो कंपाइलर करती हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपाइलर की प्रॉपर्टी ये है कि वो पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली वन टाइम जो है एक दफ़ा डिकोड कर देता है तो फिर उसके बाद उसकी कोडिंग की एक अलग ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। जबकि इंटरप्रेटर ये करता है कि वो जो है हर स्टेप को, एक एक कमांड लाइन को ट्रांसलेट करता है और फिर जो है लाइन बाय लाइन चलता है। तो अगर किसी लाइन में कोई एरर आता है तो वो वहाँ पे प्रोग्राम रोक देता है। तो ज़्यादातर मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइलर यूज़ करती हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। सिक्स्थ एमसीक्यूज में कहते हैं कि वो वायर्स जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान कनेक्शन का काम करते हैं और साथ साथ किसी पार्टिकुलर लोकेशन के एड्रेस को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन वायर्स को क्या कहते हैं। अब देखें, जहाँ लिखा हुआ ही लोकेशन का जिक्र है तो लोकेशन ट्रांसफ़र करना एड्रेस बस का काम होता है। बाकी कंट्रोल बस तो कंट्रोल सिग्नल भेजती है और डाटा बस डाटा सिग्नल भेजती है। तो करेक्ट ऑप्शन एड्रेस बस था। उसके बाद हमारे पास 7th एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो सबसे सस्ता होता है और सबसे आम इस्तेमाल में होता है। सुपर कंप्यूटर तो आपको पता है इंतहाई कॉस्टली और रेयर होता है, ये तो किसी किसी मुल्कों के पास होता है वरना हर मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मिनी कंप्यूटर भी इतना ज़्यादा कॉमन पर्पस का नहीं होता, ये भी बिजनेस यूज़ में इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम भी बिजनेस यूज़ में इस्तेमाल होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे हाथ में है ये जो है ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे चीपेस्ट कंप्यूटर होता है। 8 एमसीक्यूज में लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके बगैर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता।
तो भाई करेक्ट ऑप्शन जो है वो सबसे पहला वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप बाकी जितने भी जो बी, सी और डी ऑप्शन में जो सॉफ्टवेयर दिए हुए उनको नहीं यूज कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है, बाकी तो फिर बाद में हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब 9th एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो कब डेवलप हुई थी। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो थी वो 4th जनरेशन में डेवलप हुई थी, ठीक है, बाकी सारी जनरेशन में GUI नहीं डेवलप हुई थी। लास्ट एमसीक्यूज है कि अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम डेवलप करता है उसे क्या कहते हैं। वैसे तो नीचे चारों के चारों जो हैं वो IT पर्सनल हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम बनाने का जो काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बने बनाए प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। इसी तरह वेब डिजाइनर जो होता है वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक वेब डिजाइनिंग का काम करता है, वो भी किसी बने हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनर भी जो है वो ग्राफिक्स वगैरह को किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर डेवलप कर रहा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो इन तीनों बंदों के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करेगा, तो ये लोग काम करेंगे ना। तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद अब आपके पास जो बी एक्सरसाइज है उसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें आपने जो है आंसर ब्रीफली देना है। तो इसमें सबसे पहले जो लास्ट में चार्ट बना हुआ है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ जनरेशन। अब आपने जनरेशन टेबल प्रिपेयर करना है, लेकिन इन्होंने एक उसके जो है सैंपल दे दिया कि भाई इस तरीके से इस टेम्पलेट के अंदर आपने बनाना है जनरेशन टेबल। अब आपने याद होगा कि मैंने शुरू में ही जब बुक चेंज होने से पहले फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स अपलोड किए थे, तो उन नोट्स के अंदर जो हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स जनरेशन टेबल बने हुए थे। तो वो जो बच्चों ने काम किया था तो मैंने यही कहा था कि देखो ये काम ज़ाया नहीं हुआ, ये आप जो पढ़ेंगे तो ये आगे कंप्यूटर में जो पूछेगा वो इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। तो जो जनरेशन टेबल आपने सेम वहाँ बनाया था बस उसी को आप याद कर लीजिएगा। तो उसी का उन्होंने एक यहाँ पे टेम्पलेट दे दिया है कि इस तरह से भी हम पूछ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने जनरेशन्स लिखी हुई है कि फर्स्ट जनरेशन, फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद नेक्स्ट कॉलम में बताना है कि उसका पीरियड क्या था, कि वो किस टाइम से किस टाइम तक थी। तो फर्स्ट जनरेशन आपको मालूम है कि 40 से 56 तक रही थी, 1940 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन का था। इस दौरान टेक्नोलॉजी, अब जो मेन टेक्नोलॉजी थी जो डेवलप हुई थी कंप्यूटेशन की वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स कंट्रोल करती थी करंट की ट्रांसमिशन को, और मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे तो ये करंट के कंट्रोल करने से चलते थे। अब एग्जाम्पल इस दौर की मशीनों जो बनी थी उनके नाम बताइए। तो इस दौर में जो दो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स बने थे वो थे इनैक और यूनिवैक। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से लेके 1963 तक रहता है, और इस दौरान कंप्यूटर में जो बेसिक टेक्नोलॉजी आई होती है वो ट्रांजिस्टर की आई होती है, और ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इस दौर की जो दो इम्पॉर्टेंट मशीन्स थी वो थी IBM 7094 और IBM 1401। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक रहती है, और जो मेजर टेक्नोलॉजी थी इसके अंदर वो डेवलप हुई थी इंटीग्रेटेड सर्किट की। इंटीग्रेटेड सर्किट ने जो है कंप्यूटर का साइज और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था थर्ड जनरेशन में, और कंप्यूटर जो है वो सिमट करके एक टेबल तक आ गया था। इसकी मिसाल IBM 360 और IBM 370 मशीन्स हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो 1971 से लेकर के फिर आने वाले दौर तक चली थी तो उसको फोर्थ जनरेशन कहते हैं। फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो एक ऐसा, आपने पढ़ा था कि अभी CPU के बारे में, कि वो एक ऐसी छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला करके एक चिप बनाई जाती है, और वो चिप जो है वो आजकल हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होती है प्रोसेसिंग के लिए। इस जनरेशन की जो मशीन्स की मिसाल थी वो थी IBM का पर्सनल कंप्यूटर और एप्पल का मैकिंटॉश कंप्यूटर। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारी मौजूदा दौर से लेकर के जो आने वाला वक्त है उस तक जो चलेगी, हमें नहीं मालूम कि अभी और क्या क्या ब्रेक थ्रू लेकर के आएंगे हम। तो वो जो जनरेशन चल रही है और जो आने वाला फ्यूचर है वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन। इसकी जो सबसे वाइटल जो टेक्नोलॉजी है वो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दें तो ये भी बहुत है। तो टेक्नोलॉजी में आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेंगे, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है रोबोट्स। अब आजकल जो है मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, तो वो सारे ह्यूमन का काम रिप्लेस कर रहे हैं रोबोट्स।
तो वो रोबोट्स इतने जो है सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे टास्क जो ह्यूमन बहुत स्लो परफॉर्म करते थे वो बहुत ही फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक नए तरीके से आपका जनरेशन टेबल बन गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्मॉल है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो है जैसे मैंने सॉल्व किया कि इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से डेवलप हुई थी, डिटेल नहीं लिखनी। तो वो डिटेल वाला अगर आप याद कर लेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो फिर जो है आप ऑब्जेक्टिव्स भी अगर इस तरह से आते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव की सूरत में टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला जो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था वो था डिस्कस द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एनी टू फील्ड्स ऑफ लाइफ, कि आप अपने आसपास किसी भी दो प्रोफेशंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल बताइए। तो आपने आंसर लिखा था एक एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर का। तो वो जो एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के वही कंप्यूटर के यूजेस भी हैं कि भाई फ़ायदा होगा तो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे ना। अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो मैं आपको दो की जगह चार फील्ड्स बता देता हूँ। आप उन चार फील्ड्स को जो है दिमाग में याद रखिएगा ताकि पेपर में अगर एक आध फील्ड आपके दिमाग से निकल भी जाती है तो जो है आपका काम हो जाए। तो पहला जो कंप्यूटर का जो यूज़ है, जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो होता है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन के अंदर। अभी हमने फिफ्थ जनरेशन का डिस्कस किया था कि ये रोबोट्स जो हैं वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे पहला इस्तेमाल आजकल इसी तरह से रोबोट्स की मदद से ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइंस में किया जाता है। नीचे जो तस्वीर लगी हुई है वो एक 3D प्रिंटर की है। ये केक एक्सट्रूडर है, और ये केक एक्सट्रूडर जो है वो क्या करता है, अगर आप डिज़ाइन कोई सा कंप्यूटर में 3D फीड कर दें तो ये केक और जो क्रीम की इंक होती है उसकी मदद से जो है आपका पूरा केक बना देगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो इस्तेमाल है वो है मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट में। कंप्यूटर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशंस देने के लिए, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की, आप चाहे सिनेमा हॉल वगैरह में जाएं तो देखें कितने अच्छे ऑडियो वीडियो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करके जो हैं वो, अब तो 3D मूवीज़ आ चुकी हैं, 4D सिनेमाज आ चुके हैं। तो वो हमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से इंटरटेनमेंट की में बड़ी मदद मिलती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ क्लासरूम में जब प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है तो वहाँ जो है प्रोजेक्टर्स पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है, तो वो सब भी कंप्यूटर का मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके दी जाती है। नेक्स्ट कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो खलाओं की तहकीकात करने में और मुख्तलिफ प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए भी हम कंप्यूटर को और रोबोट्स को यूज़ करते हैं। एक मिशन था जो कि हमने नेपच्यून की तरफ भेजा था। तो अब ऐसे ऐसे मिशन हम भेज रहे हैं जिसमें हम जो है ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजते, बल्कि डायरेक्ट हम जो है वो एक सैटेलाइट को और एक लैंड रोवर को वहाँ पर भेज देते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली सारी उनकी जो है फंक्शनैलिटी यहाँ दुनिया से कंट्रोल की जाती है रोबोट्स की मदद से। और वो जो है वहाँ जाकर के मुख्तलिफ ज़मीन के सैम्पल्स और माहौल की स्टडी, मौसम की स्टडी, वो सब वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और फिर उसका डाटा जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। चौथा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो है आपका GPS सिस्टम, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से आप पूरी दुनिया का जो है वो एक सैटेलाइट मैप बना हुआ है, और हम सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है देख सकते हैं लाइव के वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर जैसे कि कहीं खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला आ जाता है या कोई कुदरती आफत आती है तो वहाँ किस तरीके से हमने जो है रिलीफ ऑपरेशन कंडक्ट करना है, कहाँ जो है इमरजेंसी ज़्यादा है और वहाँ पहले पहुँचना चाहिए, तो वो सब हम सैटेलाइट से देख करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं। बल्कि मौसम ख़राब होने से पहले ही सैटेलाइट इमेजेस से पता चल जाता है कि ये तूफ़ान का रुख किस तरफ है। तो ये सारे जो हैं कंप्यूटर के ही यूजेस हैं कि कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल्स क्रिएट करके बता देता है कि मौसम जो है ये किस तरफ ख़राब होने वाला है, और सैटेलाइट्स की मदद से ऊपर से जो साइक्लोन वगैरह बनते हैं तो वो नज़र आ जाते हैं, और इससे जो है काफ़ी इंसानी जानें बचाने में मदद मिलती है। तो ये कंप्यूटर का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि कंपाइलर और असेंबलर में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि पूरे होल हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। साथ में ये जब ट्रांसलेशन करता है तो उस ट्रांसलेशन की एक पूरी फाइल बना देता है, और उस फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो हर जितनी भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनका अपना पर्सनल कंपाइलर होता है जो कि उनके बने हुए प्रोग्राम्स को वन टाइम में ही ट्रांसलेट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ असेंबलर जो है ये एक पुराना ट्रांसलेटर है, और ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करने का काम करता है। जितनी भी असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं वो वैसे भी लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, तो ये असेंबलर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो हमसे कहता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे हार्डवेयर रिसोर्सेज को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूट होते ही जो है सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल के लिए तैयार करता है। अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर वो कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके फंक्शंस ये होते हैं, जैसे कहा कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करना, और इसकी मिसालों में सबसे पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और साथ साथ जितने भी यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पूरे कंप्लीट पैकेज कहलाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पैकेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद लोड करते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना तो इंस्टॉल कर सकते हैं ना ही उसको रन कर सकते हैं। तो ये जो है बैकग्राउंड में, यानी कि समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इनका काम क्या होता है, किसी भी खास मकसद के लिए जिसके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना है उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर आपको वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करनी है तो वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए आपके पास एमएस ऑफिस होना चाहिए, एमएस वर्ड होना चाहिए। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस या म्यूजिक प्ले करनी है तो उसके लिए आपके पास मीडिया प्लेयर होना चाहिए, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत रखे विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिस्टम खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। सिस्टम तो जाहिर सी बात है इंसान बनाएंगे, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम इंसान बनाए और उसमें ये सलाहियत रख दें कि वो उस टास्क के लिए जिसके लिए बनाया गया है वो बार बार ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर उसको परफॉर्म कर सके, तो ऐसा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है वो है ड्राइवरलेस कार्स। तो ड्राइवरलेस कार्स जो होती हैं वो कैसे चलती हैं कि जो है ह्यूमंस जो हैं उसको एक दफ़ा जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी लोकेशन डाल देते हैं कि भाई मुझे फला लोकेशन पर पहुंचना है, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो खुद ब खुद उस डेसिग्नेटेड रूट पर जीपीएस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट से मैप डाउनलोड करके उस जगह के रोड्स के बताए हुए जो डायरेक्शंस होती हैं उस पर चलना शुरू कर देती है। ठीक है, अब जीपीएस से उसको लोकेशन लोड हो जाती है कि भाई ये आपने वहां पहुंचने के लिए इस रोड से जाना है, फिर आगे लेफ्ट कट लेना है या राइट लेना है। तो ये सारे काम जो है वो अगर एक सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो वो गाड़ी का सिस्टम एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही कि भाई आगे से राइट ले लो या आगे से लेफ्ट ले लो, देख के आगे रक्षा आ गया। तो जो है ये ड्राइवरलेस कार्स जो हैं ये हमारे पास मिसाल हैं किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक और इसकी बड़ी जो है कॉमन सी मिसाल जो है वो है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट जैसे सबसे पहले एप्पल वालों ने एक जो है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम निकाला था सिरी के नाम से। तो उसमें क्या था कि आप जो है डायरेक्टली उस पर वॉइस के ज़रिए मैसेज देते थे जो है अपने लैपटॉप उसको मोबाइल फ़ोन को, और उससे जो छोटे मोटे आप टास्क परफॉर्म करवाते थे वो डायरेक्ट परफॉर्म करता है। जैसे किसी को मैसेज भेजना है तो आप उसको बोल दीजिएगा भाई फला कॉन्टैक्ट को ये मैसेज सेंड कर दो, तो आप सिर्फ वॉइस से आप उसको कमांड देंगे वो उसको परफॉर्म कर देगा। इसी तरीके से आप जो है अब गूगल पे जो वॉइस की मदद से सर्च करते हैं तो आप वो भी क्या है पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है कि आप उसको सिर्फ कमांड देते हैं कि भाई फला वेबसाइट खोलो और वो आपकी वॉइस से रिकॉग्नाइज करके उस टास्क को अंजाम दे देता है। अब जैसे कि अगर आपको भूख लगी और आपको जो है इस वक्त ये देखना है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से जो हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहाँ मैप पे जा कर के या गूगल पे जा कर के उससे बोलिए कि भाई यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन गुलशन है मेहमान, तो वो एक पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा और 2-3 के नाम बता देगा भाई ये आपके नज़दीक तरीन जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं। अब अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो आप बोलिए कि कांटेक्ट कीजिए उसके साथ, तो वो फिर जो है उसका जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उस पर कॉल मिला देगा कंप्यूटर। तो ये हमारा पर्सनल असिस्टेंट जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जाम्पल है, जैसे ड्राइवरलेस कार्स एग्जाम्पल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि डिस्कस कीजिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में हमने प्रिंटर्स के बारे में डिटेल में अपनी जो लास्ट वीडियो थी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वाली, उसके अंदर हमने बहुत तफसील से बताया था कि भाई कौन से प्रिंटर्स को इम्पैक्ट कहते हैं और कौन से को नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। बाकी आपको अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो में डिटेल में पढ़ सकते हैं सब कुछ, तो वहाँ एक्सप्लेन कर दिया था। इम्पैक्ट प्रिंटर जनरली वो प्रिंटर्स होते हैं वो जो कि हथौड़े की तरह दे दनादन पेज पे मारते हैं और जो है वो स्ट्राइक करके इंक रिबन पर वो जो है इम्प्रेशन पेज पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये जो प्रिंटर्स होते हैं जैसे टाइपराइटर्स की मिसाल थी, तो वो सारे प्रिंटर्स जो पेज पे हिट करके प्रिंट करें इम्पैक्ट, जो हिट किए बगैर प्रिंट करें किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से, वो सारे प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जाहिर सी बात है धड़ाधड़ करते हैं तो शोर बहुत मचाते हैं, तो इनको नॉइजी प्रिंटर्स भी कहा जाता है। ग्राफिक्स भी अच्छी प्रिंट नहीं कर सकते। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नॉइजलेस प्रिंटर्स होते हैं, शोर शराबा नहीं करते ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मिसालों में डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर है। ये सारे के सारे पेज पे अलग अलग तरीक़ों से हिट करते हैं इंक रिबन पे, और वो इंक रिबन से जो है फिर इम्प्रेशन छप जाता है पेज पे। नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर है जो कि इंक स्प्रे करता है। लेज़र प्रिंटर है जो लेज़र से हीट करके इंक को पेज पे पेस्ट कर देता है। इसी तरह एलसीडी एलईडी प्रिंटर्स होते हैं, थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। तो ये सारे नॉन इम्पैक्ट की मिसाल हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है कि राइट द यूज़ ऑफ दीस स्टोरेज डिवाइसेस, कि ये जो नीचे आपको स्टोरेज डिवाइसेस पूछे गए हैं इनका इस्तेमाल बताइए। तो पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज होती है जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं जो कि लार्ज स्केल स्टोरेज का काम करती हैं। दूसरा, ये नॉन वोलेटाइल है तो उसका मतलब ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। वोलेटाइल मेमोरी परमानेंटली स्टोर नहीं करती। अब हार्ड डिस्क को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर करते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज क्रिएट करने के लिए। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहलाती है। ठीक है भाई। अगली जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस पूछी है वो है यूएसबी फ्लैश डिस्क। यूएसबी फ्लैश डिस्क जो होती है ये भी हमारे पास एक परमानेंट स्टोरेज का काम करती है। इसको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं और ये पोर्टेबल होती है। हार्ड डिस्क पोर्टेबल नहीं होती। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, तो वो तो फिक्स होती है। कंप्यूटर के अंदर आपने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर दिया। लेकिन जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है, साथ में पोर्टेबल होती है कि आप इसको कहीं पर भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई। और ये बड़ी फास्ट स्टोरेज होती है क्योंकि ये रोम की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और जो है अब आजकल तो हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स की स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती गई है। 256 GB, 1 TB या उससे भी ज़्यादा की यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आती हैं। उसके बाद अगली जो हमारे पास डिवाइस है, उसका जो स्टोरेज डिवाइस है उसका नाम है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसको अल्ट्रा स्मार्ट फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है क्योंकि ये यूएसबी की तरह होती है। यूएसबी भी फ्लैश ड्राइव होती है और जो है ये भी जो एसडी कार्ड होता है ये भी एक फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है, लेकिन इसका साइज जो होता है वो यूएसबी से ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा, यूएसबी तो हम जो है हमारे मुंह पे एक टर्म चढ़ गई है, जबकि यूएसबी तो वो उसके आगे जो कनेक्टर होता है सिर्फ उस बस को कहा जाता है। असल नाम उसका फ्लैश ड्राइव ही होता है। तो एसडी कार्ड जो होता है वो अल्ट्रा स्मॉल फ्लैश ड्राइव होती है जो कि अब साइज छोटा होने की वजह से ये कन्वीनियंटली बहुत सारे स्मॉल गैजेट्स के अंदर, पोर्टेबल मोबाइल हो गए, कैम कॉर्डर्स वगैरह हो गए, डिजिटल कैमरे हो गए, तो उनके अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी पोर्टेबल स्टोरेज है और ये भी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है ना। और बस इसका साइज कंप्रेस कर दिया, बाकी इसकी सारी परफॉर्मेंस वगैरह बिल्कुल यूएसबी फ्लैश ड्राइव ही की तरह होती हैं। उसके बाद अगला सवाल हमसे पूछता है कि भाई विच मॉनिटर विल यू प्रेफर इन योर स्कूल, सीआरटी और एफपीडी, वाई? भाई मॉनिटर की दो टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक आपका कैथोड रे ट्यूब वाला पुराना स्टाइल का जो मॉनिटर होता था वो होता है, और एफपीडी का मतलब होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। यानी कि आज के जो एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स होते हैं उनको, उन स्क्रीन्स को एफपीडी भी कहा जाता है, यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो अब आप बताएं इन दोनों में से कौन सा वाला आप अपने स्कूल लैब में लगवाना या घर में लगवाना पसंद करेंगे और क्यों? तो इसकी वजह यह है कि भाई आप लगवाना चाहिए आपको एफपीडी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले।
फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है वो सीआरटी के बाद आई, यानी कि सीआरटी पुरानी टेक्नोलॉजी है और एफपीडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है। और ये न्यू टेक्नोलॉजी के जो जितनी भी एलसीडी और एलईडी स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इनका डिस्प्ले ज़्यादा शार्प होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है, ज़्यादा कलर्स डिस्प्ले करते हैं। दूसरी बात, इनका साइज़ जो होता है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है इनको। इनके इमेजेस में फ्लिकरिंग नहीं होती। फ्लिकरिंग का मतलब होता है कि वो जो तस्वीर का फड़कना होता है, यानी कि जो आपके सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं उनका रिफ्रेश रेट बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो वो अक्सर जो है स्क्रीन जो होती है उनकी वो फ्लिक करती है, यानी कि हिलती है। जबकि जो एलसीडी और एलईडी स्क्रीन्स होते हैं उनमें ये फ्लिकरिंग महसूस भी नहीं होती है, क्योंकि ये इसके अंदर बड़ा एडवांटेज है कि फ्लिकर फ्री इमेज देता है। दूसरी बात, इनकी पावर कंजम्पशन बड़ी एफिशिएंट होती है। ये बहुत कम पावर पर जो है सीआरटी के मुकाबले में लो पावर कंजम्पशन पे बहुत अच्छा हाई क्वालिटी डिस्प्ले देने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए इन बातों की वजह से बेहतर ये है कि आप एफपीडी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले लगाएं। एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड दोनों जो हैं वो एफपीडी की मिसालें हैं, ठीक है। यानी कि एफपीडी के अंदर भी या तो एलसीडी या एलईडी होता है, दोनों होते ही एफपीडी हैं। तो आप उनमें से कोई सा भी लगवा सकते हैं। सीआरटी से बेहतर एफपीडी है। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो लास्ट सवाल है वो कहता है लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे वो कौन सी 5 चीजें हैं जो मौजूद होती हैं, उनके नाम बताइए और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें। तो सबसे पहले तो मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है और हमने हार्डवेयर बेसिक्स के अंदर बताया भी था कि ये वो जो है सिस्टम कैबिनेट का हिस्सा होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं और दूसरे तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे इस एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, यानी सब यहाँ पर जमा हो रहे होते हैं और यहीं से ही सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, स्टोरेज के सिग्नल्स आते जाते हैं और सारे हार्डवेयर को यहाँ से मैनेज किया जाता है। तो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मदरबोर्ड। अब इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, अब सवाल में हमसे कहा है कि लिस्ट करने हैं 5 कंपोनेंट्स, यानी कि लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ नाम लिख करके आपने एक लिस्ट बता देनी है। तो मैं 5 की जगह 7 आपको जो है कंपोनेंट्स बता रहा हूँ जो मदरबोर्ड पे होते हैं। इंशाल्लाह आपको पेपर तक 5 तो याद ही रहेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो तो है सीपीयू चिप, कि मदरबोर्ड पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चिप होती है सीपीयू की चिप होती है, और सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की चिप एक कंपोनेंट हो गया। सेकंड जो आपका कंपोनेंट है वो है रैम स्लॉट्स। तो रैम स्लॉट्स और रैम चिप्स जो होती हैं प्राइमरी मेमोरी की, ये भी मदरबोर्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इसी तरीके से जिस तरह रैम चिप्स लगाने के लिए जो उसमें स्लॉट्स दी हुई होती हैं, इसी तरीके से हार्ड डिस्क को कंट्रोल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर्स होते हैं उनको आईडीई कंट्रोलर कहा जाता है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो है हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने की पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इसकी मदद से जो है जो पुरानी एटीए हमारे पास जो पैरेलल कनेक्ट होने वाली हार्ड ड्राइव्स होती थी उनको कनेक्ट किया जाता था। अब आईडीई कंट्रोलर की जगह हमारे पास सेटा कंट्रोलर होता है जो कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और उससे जो है जो हार्ड ड्राइव कनेक्ट होती हैं सेटा केबल्स की मदद से, सेटा टेक्नोलॉजी से, तो वो जो है ज़्यादा तेज़ यानी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस रखती हैं। उसके बाद अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अब ये कौन सी स्लॉट होती है, देखें इसको एक्सपेंशन स्लॉट का भी नाम दिया जाता है। ये अलग से लगी हुई होती हैं ताकि अगर फ्यूचर में आपने कभी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इन्हेंस करनी है, आपने कोई नया एक्स्ट्रा कंपोनेंट डिवाइस अटैच करना है, तो आप वो इसके ज़रिए अटैच कर सकते हैं। जैसे जो गेमर्स होते हैं वो अपने पीसी को मॉडिफाई करते हैं, तो एक बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड तो होता है कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे, तो वो एडवांस ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना वो लगवाते हैं। इसी तरीके से अगर साउंड आपने जो है कोई स्पीकर्स या बड़े वूफर्स वगैरह कनेक्ट करने हैं तो आप अपना साउंड कार्ड भी जो है ज़्यादा बड़े चैनल्स वाला लगवा सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंशंस करने के लिए, सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्लॉट्स दी जाती हैं, तो इन्हें पीसीआई स्लॉट्स कहा जाता है। उसके बाद अगला जो है हमारे पास कंपोनेंट वो है CMOS बैटरी। CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये जो होती है ये आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जो बायोस की जो चिप होती है, जो रोम चिप होती है, ये उसको पावर करती है। तो ये इसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लॉक को और उसके डाटा को मेंटेन रखना होता है। तो कभी अगर ये आप मदरबोर्ड में देखें तो एक सिल्वर कलर का सेल नज़र आता है, तो वो सिल्वर सेल यही CMOS बैटरी होती है।
और अगर ये ख़राब हो जाए या इसका जो है सेल की बैटरी डाउन हो जाए तो फिर होता ये है कि जो है आपका डेट एंड टाइम जो है ना वो सेट नहीं रहता। जब कंप्यूटर बूट होता है तो वो फिर वार्निंग दे देता है कि आपकी जो बायोस की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है या वीक हो गई है, और जिसकी वजह से हर दफ़ा आपको जो है डेट एंड टाइम सेट करना पड़ता है। और कभी कभी उस डेट एंड टाइम के ना सेट होने की वजह से आपके कंप्यूटर की इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज परफॉर्म नहीं करती। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपका जो है स्टार्टिंग में एरर दे रहा हो कि आपकी CMOS बैटरी ख़राब हो गई है तो उसको रिप्लेस करवा लें, वरना उसके बगैर जो है इंटरनेट अक्सर तंग करता है। फिर आपको हर दफ़ा कंप्यूटर ऑपरेट करते वक्त डेट एंड टाइम सेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो अब हमारे पास है वो है AGP स्लॉट। AGP स्लॉट जो होती है वो एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट भी कहा जाता है, और ये एक्सपेंशन स्लॉट की टाइप होती है जिसमें आप अपना कोई ग्राफिक्स कार्ड जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने जो नॉर्मल कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स है उससे आपका गुजारा नहीं होता गेमिंग वगैरह का, तो आप एडवांस लेवल की गेम्स चलाने के लिए कोई नया ग्राफिक्स कार्ड इस पोर्ट के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह AGP स्लॉट की तरह कंप्यूटर में जो CPU चिप जिस जगह लगती है उस जगह को CPU स्लॉट भी कहा जाता है। तो CPU स्लॉट के अंदर CPU की चिप इंस्टॉल की जाती है। तो ये होगा आपके बुनियादी 7 सिंपल कंपोनेंट जो कि मदरबोर्ड का हिस्सा होते हैं। तो इनको आप इंशाल्लाह ताला याद रखिएगा। आपने सवाल में इनमें से कोई से भी 5 लिखने हैं। तो इस सवाल के बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारी जो अगला क्वेश्चन है वो एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें कहा गया कि गिव एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो ये नीचे जो चार्ट बना हुआ है इसमें आपने हर कैटेगरी के 3-3 सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने हैं। जैसे पहला बिजनेस कैटेगरी है कि बिजनेस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखिए। तो बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स की मिसाल जो है वो है क्विक बुक्स। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप किसी भी कारोबार की जितनी भी जो डेली इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंस वगैरह की वो सब इसमें इनपुट कर सकते हैं, और सारा हिसाब किताब कि आज कितनी सेल हुई, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसके पैसे लेने देने, वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह एक और बिजनेस सॉफ्टवेयर जो है वो है पेपॉल, जो कि पाकिस्तान में तो ऑपरेट नहीं करता लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर जो बदले जॉब वॉब करते हैं तो उनकी सैलरीज वगैरह जो सारी ट्रांसफ़र होती हैं या जो बाइंग एंड सेलिंग आप करते हैं तो वो आप इस पेपॉल चैनल के ज़रिए पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक और जाना माना और मशहूर बिजनेस सॉफ्टवेयर जो है वो है दराज। तो वहाँ जाएं शॉपिंग करें तो वो दराज एक एप्लीकेशन बिल्ट हुई हुई है, वो क्या कर रही है, वो बिजनेस में मदद दे रही है। तो ये बिजनेस सॉफ्टवेयर की मिसाल है। इसी तरह एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की मिसाल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रिटानिका। तो ये ब्रिटानिका एक इंसाइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर होता है। इसको अगर आप इंस्टॉल कर लें, ये ज़रूर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल। तो इसमें जो है दुनिया की जहान भर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी उसमें समझ लें इंसाइक्लोपीडिया में सेव होती है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। इसी तरह वर्ड वेब एक डिक्शनरी है जो कि ऑफलाइन भी काम करती है, और ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की मिसाल है। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आपको उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए या उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो वो आप वर्ड वेब पे लिख के इंटर करें तो वो बता देगा कि भाई ये नाउन है, एडजेक्टिव है और उसके मतलब क्या है। इसी तरह एक और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है वो है गूगल क्लासरूम। तो अभी जो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बहुत से जो इंस्टीट्यूट्स में हुई हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुई हैं। तो ये भी एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों को मुझसे ज़्यादा बताऊंगे, फिर भी मैंने 3 जो हैं लिख दी हैं। नंबर 1 पे मैंने PUBG लिखा है, सबका हॉट फेवरेट। उसके अलावा सेकंड नंबर पे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स में मैंने साउंड क्लाउड लिखा है। ये एक ऑनलाइन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारे डिस्को डिस्को गाने मौजूद हैं। तीसरा जो है हमारा वो है VLC प्लेयर। ये भी आपका इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की मिसाल है जो मीडिया प्लेयर की टाइप है। तो इससे आप जो है अपने जान भर के जो है वीडियोस, नगमे, तराने, कव्वालियाँ सब प्ले कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की। ये उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जिनकी मदद से आप कोई कंप्यूटर जो है ना प्रोडक्ट बनाते हैं। कंप्यूटर प्रोडक्ट का मतलब ये कंप्यूटर की मदद से कोई भी चीज़ जो आपको क्रिएट करनी हो तो क्रिएशन का काम करने के लिए ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इसकी आसान सी मिसालों में सबसे पहले तो MS वर्ड है कि अगर आपने कोई जो है बुक टाइप करनी है, बुक पब्लिश करनी है, ऐसे लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो ये आप MS वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। इवन ये कि ये पिक्चर्स की एडिटिंग भी मैंने सारी जो है ना MS वर्ड पे ही करी है। इसके बाद हमारे पास एडोब फोटोशॉप आ जाता है। तो एडोब फोटोशॉप जो होता है वो एक ग्राफिकल प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। उसकी मदद से जो है आप मुख्तलिफ
पिक्चर्स के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास MS एक्सेल है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये बड़े काम का सॉफ्टवेयर होता है, आपकी सारी रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह जो हैं इसके ऊपर बनाई जा सकती हैं और बहुत से स्कूलों में इसी भी बनती हैं। तो MS एक्सेल जो होता है वो जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहलाता है जिस पर आप मुख्तलिफ किस्म की कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की मिसाल हो गए। अब नीचे जो है आखिरी वो दिया हुआ है मैच द कॉलम, ये बच्चों वाली चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा है, इससे आपका पता चल जाएगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। तो इसमें A और B और साथ में एक तीसरा कॉलम दिया हुआ है कि अब आप बड़े हो गए हैं, आपको तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ यहाँ से मैच होगी, बल्कि हर ऑप्शन के आगे आप इस तरह से, जिस तरह मैंने आंसर लिखे हैं स्लैश करके, इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो मैच द कॉलम्स भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले ALU था, तो ALU आपको पता है किसे कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। तो इसका सामने वाले कॉलम में जो D ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर था कि ये ALU अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सेकंड, इनपुट डिवाइस का करेक्ट ऑप्शन जो है वो G है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं तो वो यही इनपुट डिवाइसेस होते हैं। थर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो F ऑप्शन है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मैंने कहा था कि ये लार्ज स्केल स्टोरेज कैपेसिटी रखती हैं और डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। फिर फोर्थ आपका जो है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अभी हमने ऊपर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पढ़ के आए हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ क्रिएट करने का काम करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो E ऑप्शन है, उसमें नीचे लिखा हुआ है हेल्प्स टू प्रोड्यूस डेटाबेस स्प्रेडशीट। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा याद करें, आपको पैस्कल याद आया होगा वो बच्चा, ठीक है भाई। तो वो पैस्कल वाला जो दौर था वो मैकेनिकल एरा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A है कि पीरियड ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स। उस वक्त हाथ से इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हुआ करते थे, यानी कि सारी परफॉर्मेंस जो है वो आप खुद ही अपनी मेहनत से कर रहे होते थे और मशीन ज़्यादा मदद नहीं करती थी। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर्स। इसका करेक्ट आंसर C ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की मदद से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो तमाम डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स होते हैं और जो हैं वो 0 और 1 की जो बाइनरी लैंग्वेज है उसकी मदद से प्रोसेसिंग करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो है सही आंसर वो ऑप्शन B है कि माइक्रो कंप्यूटर को PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके सारे कॉलम्स की मैचिंग कंप्लीट हो गई।